नौशाद को कितना एतमाद था कि राजल शाह जिंदा है, वो उसे मुर्दा तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। ये दिल की आवाज थी और दिल की आवाज की सच्चाई पर तो खैर किसी काफिर को भी शुबा नहीं हो सकता। जो आवाज अंधेरे से निकलती है वो बड़ी ठोस और मुस्तहकम होती है। नौशाद के ख्याल की तस्दीक हो गई थी। ये सब कुछ था, लेकिन अब मुझे फैसला करना था कि जाती तौर पर अब मुझे क्या करना चाहिए। ना तो मैं रीटा के हाथों में खेल सकता था, ना दौलत खान के हाथों में। ये याकूत खान कौन है? ये एक नया नाम आया है मेरे सामने। हो सकता है आने वाले वक्त में रीटा ही के जरिए इस नाम का इंकशाफ हो, लेकिन बहरतौर मामलात दिलचस्प चल रहे थे और अब मैं ये बात नहीं कह सकता था कि इस सिलसिले में मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ। कुछ काम तो हुआ था अब, यानी वहाँ से स्मगलिंग का तरीका कार मेरे इल्म में आया था और बिलाशुबा इंतहाई अनोखा तरीका कार था ये। राजा सुबहान से भी इस सिलसिले में इंकशाफात कर चुका था। राजा सुबहान वैसे बड़ा मोतदिल आदमी था। उसकी अपनी कैफियत या फितरत कुछ भी हो, लेकिन मजमूई तौर पर वो एक समझदार इंसान नजर आता था। इस इंकशाफ के बावजूद वो इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाएगा ताकि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। वैसे शहबाज अहमद साहिब ने राजा सुबहान का नाम पूरे एतमाद के साथ लिया था, इसलिए मैं ये तो नहीं सोच सकता था कि राजा सुबहान से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी राजा सुबहान को इस वक्त इस काम में मुलविस करना चाहता था, जबकि मेरे पास ठोस जवाब मौजूद हो और मैं अपनी कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर कामयाबी के करीब महसूस करूं। गर्ज ये कि ये तमाम तर बातें मैं सोचता रहा। सबसे पहले राजल शाह के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करना था, लेकिन किस तरह? और इसके बाद मेरे जहन में दूसरे और भी मंसूबे आने लगे कि मुझे दौलत खान के मामलात से हटकर याकूत खान की तरफ मुतवज्जह होना है। तो वो फिर बाद की बात है, लेकिन फिलहाल चूंकि इसने दौलत खान के मसले को मजाक करार देकर खत्म कर दिया था, इसलिए दौलत खान के साथ ही रहना था। उधर दौलत खान रीटा की तरफ से मशकूक हो चुका था और रीटा के इन 12 शिकारियों का इंकशाफ किया था जो गैर मुल्की थे। वो भी इंतहाई अहम किरदार थे, क्योंकि अपने वतन के लोगों से तो किसी न किसी तरह मामला तय हो सकता था। अलबत्ता उन गैर मुल्कियों के दिल में मेरे वतन के लिए क्या मोहब्बत हो सकती है। चुनाचे पहले उन्हीं का सफाया जरूरी है और उनका सफाया दौलत खान के जरिए ही हो सकता था। बल्कि बेहतर यह है कि इस काम पर ज्यादा तवज्जो दी जाए और सबसे पहले दौलत खान के जरिए उन 12 शिकारियों पर हाथ डालना चाहिए। इससे पहले अगर किसी से मुलाकात की तो मामला खराब हो सकता है। हालांकि रीटा के मुंह से 2 करोड़ का मामला सुनकर पानी भर आया था और वो सोच रही थी कि अगर मैं दौलत खान को वहीं खत्म करके 2 करोड़ के इस माल पर कब्जा कर लेता तो उसकी मालिक 100% रीटा होती। लेकिन चूंकि मैंने हैरानी से उससे इस बात के बारे में कहा था, चुनाचे उसने फौरन ही अपनी गुफ्तगू को मजाक में टाल दिया था। न जाने कब तक इन सोचों में डूबा रहा और फिर नींद आ गई, लेकिन ख्वाब में भी राजल शाह और नौशाद को देखता रहा। सुबह को जागने के बाद जब नौशाद पर नजर पड़ी तो मेरे चेहरे पर हैरत के नकूश नमूदार हो गए। मैं अब इस लड़की को अजीब निगाहों से देख रहा था और सोच रहा था कि मोहब्बत के जज्बे इसके दिल में किस कदर मुस्तहकम हैं। लेकिन अभी इस पर इंकशाफ कर देने का मतलब था कि वक्त से पहले बहुत से मामलात सामने आ जाएं, इसलिए मैंने उससे भी गुरेज किया। नाश्ते से फरागत हासिल करने के बाद महाबत खान वगैरह अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। रीटा दिन की रोशनी में मुझसे इस तरह बेताल्लुक हो जाती थी जैसे मेरा और उसका कोई वास्ता ही ना हो। नौशाद भी अपने कमरे में चली गई थी। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं था कि मैं बाहर निकल आऊं, और बाहर निकलकर इधर उधर घूमना फिरना बेमकसद ही था। अलबत्ता मैंने घर से बाहर निकलने के बाद अपने साथियों से राब्ता कायम किया और उनसे सूरत हाल के बारे में पूछा तो मुझे जवाब मिला कि तमाम तर सूरत हाल बेहतर है और अब ऐसी कोई बात नहीं है जो काबिल जिक्र हो। मैं मुतमईन हो गया और इसके बाद मैंने जीप का रुख दौलत खान के डेरे की तरफ कर दिया। दौलत खान की कैफियत अब पहले से बहुत बेहतर थी। उसके आदमी उसका बड़ा एहतराम करते थे। वैसे भी एक माहौल था और फिर सच्ची बात यह है कि दौलत खान बड़ा आदमी था। उसकी एक साख थी। उसने मुझे बड़ी खुश इखलाकी से खुशामदीद कहा और फिर कहा, ओए जहांगीर जमाल शाह, अब तुझे मेरे पास यहीं रहना चाहिए। इस औरत से तेरा दिल नहीं भरा? नहीं खान साहिब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपके सामने मैं कोई गलत बात नहीं कह सकता। अगर आप चाहें तो मैं इसी वक्त आपके पास मुंतकिल हो सकता हूँ, लेकिन इस शक्ल में जब उस औरत से आपका कोई वास्ता न रहे। ओए नहीं नहीं, मैंने तो मजाक में यह बात कही थी। शेर को पूरी तरह जाल में फांसने के लिए जाल मजबूत होना बेहद जरूरी होता है और तू उस भूखी शेरनी के खिलाफ एक मजबूत जाल है। भला मैं तुझे इससे कैसे हटा सकता हूँ? खान साहिब, अब ये बताइए कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना है। आपकी कैफियत कैसी है? दौलत खान हंसने लगा, फिर बोला, देख जहांगीर जमाल खान, ये छोटा मोटा जख्म मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। हाँ, अगर मेरा ये माल उनके हाथ लग जाता तो मेरे दिल पर गहरा घाव पड़ जाता। तूने गाँव रोक लिया है, बाकी और कोई गाँव नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि याकूत खान इस सिलसिले में मेरे खिलाफ इसी तरह जाल बुन रहा है
जिस तरह हम रीटा के खिलाफ बुन रहे हैं। मैं इस जाल को भी खत्म करना चाहता हूँ और रीटा को अपने कब्जे में ले लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने तुझसे उन 12 शिकारियों का ख्याल जाहिर किया है जो रीटा के लिए काम करते हैं। 12 के 12 शैतान हैं। उन शैतानों को पहले हमें अपने कब्जे में करना होगा, इसके बाद कोई और काम करेंगे। कोई ऐसी तरकीब जिससे हमें बहुत बड़ा मफाद हासिल हो। तो फिर इस सिलसिले में एक तजवीज मेरे जहन में है दौलत खान साहिब। मैं जरूर सुनूंगा तेरी तजवीज को, मगर मैं तुझे पहले अपने प्रोग्राम के बारे में बता दूं। बोल, सुनना पसंद करेगा? जरूर बताइए। चूँकि तुझे उन 12 आदमियों के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो सांपों के शिकारी हैं, सांप पकड़ना जानते हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन उनकी एक तंजीम है और जब भी उन्हें एक जगह इकट्ठा होना होता है जैक्सन उन्हें हिदायत देता है। जैक्सन कौन है? उन्हीं में से एक है, लेकिन उनका इंचार्ज है। ओहो, खूब, फिर तो एक मसला हल हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ दौलत खान साहिब के किसी तरह उनमें से किसी एक को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जैक्सन उन सब के बारे में तफसीलात जानता है तो फिर जैक्सन पर हाथ डाल देना सबसे ज्यादा मुनासिब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और तू यूं समझ के जैक्सन मेरे कब्जे में है। क्या मतलब? मैं जानता हूँ कि वो कहाँ होता है। खान साहिब, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम जैक्सन से राब्ता कायम करें और वो रीटा से इसके बारे में मालूमात हासिल करे? अगर अभी तक रीटा ने उन लोगों को हिदायत नहीं की है तो जैक्सन ऐसा नहीं करेगा। तो फिर मैं अपनी तजवीज वापस लेता हूँ। बेहतर यही रहेगा कि जैक्सन के जरिए बाकी 11 अफराद को भी ट्रैप किया जाए। मगर दौलत खान साहिब, क्या रीटा आपके तमाम ठिकानों के बारे में जानती है? मेरा मतलब है उन लोगों को रखेंगे कहाँ? दौलत खान हंस पड़ा। वो शेर और बिल्ली की बात तो तूने सुनी ही होगी। बिल्ली ने शेर को सारे गुर सिखाए, लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया, क्योंकि यही उसकी जान बचाने का वाहिद तरीका था। मैंने रीटा को अपने साथ पूरी तरह शामिल किया, लेकिन बाज ठिकाने ऐसे हैं मेरे जिनके बारे में रीटा कुछ भी नहीं जानती। उन्हीं में से किसी एक ठिकाने को मुंतखब कर लीजिए। बस तो फिर तू तैयार हो जा। पहले मैं तुझे बता देता हूँ कि हमें चूहे कैसे पकड़ने हैं। क्या प्रोग्राम है? चल रहे हैं। दौलत खान ने कहा। ओहो नहीं मेरे यार, मैं तेरे को बोल चुका हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस सिलसिले में तू बिल्कुल फिक्र मत कर। दौलत खान फौलाद है, फौलाद। मैं भी फौलाद ही से टकराने में लुत्फ महसूस करता था। एक बंद गाड़ी में बैठकर हम दौलत खान के साथ चल पड़े। मेरे अपने आदमी तो खैर मेरा पीछा कर ही रहे थे, लेकिन उस वक्त दौलत खान के आदमी भी पूरी तरह होशियार थे। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर हम बड़े पूरे शहर के एक गुंजान इलाके में पहुंच गए और यहाँ दौलत खान एक छोटे से घर के दरवाजे पर रुक गया। घर बहुत ही छोटा और गुर्बत का नमूना मालूम होता था। दीवारें तक टूटी फूटी और बगैर प्लास्टर की थी। छत पर टीन पड़ा हुआ था। एक नजर देखने से वो किसी मफलूकुल हाल इंसान का मस्कन नजर आता था। दौलत खान मेरे साथ उतरकर मकान में दाखिल हो गया। छोटा सा किचन, सहन, एक बड़ा सा कमरा और बस, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। मैंने हैरानी से दौलत खान का ये ठिकाना देखा, लेकिन दौलत खान ने इसके बाद जो कुछ किया वो मेरे लिए इंतहाई हैरतनाक था। दीवार में लगे हुए एक खास किस्म के नल को उसने 2 दफा ऊपर और 2 दफा नीचे किया और जमीन में एक चौकोर खला पैदा हो गया जिससे सीढ़ियां नीचे उतर जाती थी। दौलत खान मुझे साथ लेकर उन सीढ़ियों तक पहुंचा और इसके बाद उसने उस खला को उसी तरह बंद कर दिया। लेकिन सीढ़ियां उबूर करने के बाद जब मैं नीचे पहुंचा तो कोई 20 सीढ़ियों के बाद मैंने एक वसी और रीज़ हाल देखा। ये हाल दर हकीकत बहुत शानदार था और इसमें इतनी उम्दगी से हर चीज आरास्ता की गई थी कि देखने वाले को यकीन न आए। इस असरत ज़दा मकान के नीचे ऐसा शानदार हाल मौजूद होगा, इसका कोई शुबा भी नहीं कर सकता था। दौलत खान ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहा, कहो कैसी जगह है, पसंद आई? कमाल की जगह है दौलत खान साहिब, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं जैक्सन को सीधा इसी बिल में ले आता हूँ। यहाँ से वो अपने तमाम साथियों को तलब कर लेगा और यहीं से सारा काम होगा। मेरा मतलब है ये जगह उनके लिए कैद खाना बनेगी। पहले हम रीटा को उसके हमदर्दों से महरूम कर देंगे, अकेला कर देंगे उसे, इसके बाद काम करेंगे। ठीक है, जैक्सन कहाँ मिलेगा? बस अब यहाँ से वहीं चलते हैं, दौलत खान ने कहा। मैंने आमादगी का इजहार कर दिया। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक काम शुरू हो चुका था। उसी बंद गाड़ी में शिकारगाह की तरफ जाते हुए मैंने अपने जहन में इस नए मंसूबे को तरतीब दिया जो मेरे ख्याल में इस सिलसिले में निहायत कारआमद साबित हो सकता था। इस नए मंसूबे के पहलुओं पर गौर करता हुआ मैं उन वीरानों में जा निकला जहाँ सांपों के शिकारी सांपों को तलाश करते थे। दर हकीकत ये भी एक नई जगह थी। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने बाहर के मनाजर देखे। सांपों के शिकारी अपना काम सरंजाम दे रहे थे। एक जगह एक स्पेरा बीन बजा रहा था। मैंने दिलचस्पी से वो मनाजर देखे। उन्होंने एक खतरनाक सांप को पकड़ा था। दौलत खान ने कहा, यह जगह बड़े हैरान कुन वाकयात का मस्कन है। सांपों की इस वादी में सांप बड़ी कसरत से पाए जाते हैं।
और लोग हैरान होते हैं कि ये सांप शहरी आबादी का रुख क्यों नहीं करते। लेकिन सांप पकड़ने वालों के लिए ये जगह बड़ी कीमती है। यहाँ असली पार्टियां भी काम करती हैं और सांपों का जहर फरोख्त करने वाले एक बाकायदा निजाम के तहत काम करते हैं। इसके अलावा सांप भी दूसरी जगहों पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हुकूमत का एक बाकायदा निजाम है। ये लोग जो बिखरे हुए हैं, तुम इन्हें ऐसे ही ना समझो। इनमें से एक एक को हिसाब देना पड़ता है कि इसने कितने सांप पकड़े हैं। वो देखो, वो जैक्सन है। मैंने एक दराज कामत अंग्रेज को देखा जिसके सर के बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बेतरतीब और लंबी सी थी, लिबास भी बोसीदा था। शाने से एक झोला लटकाए हुए वो फकीर ही नजर आ रहा था। उसने दौलत खान की गाड़ी को नहीं देखा था और शायद उसे पहचानता भी नहीं था। दौलत खान ने खुद ही उसके करीब जाकर पुकारा। जैक्सन ने उसे देखा और एकदम चौंक कर इधर उधर देखने लगा। मैं भी उसके साथ था। उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा तो दौलत खान ने नर्म लहजे में कहा, अपना ही आदमी है, आओ मेरे साथ। जैक्सन बड़ी खामोशी से दौलत खान के साथ आगे बढ़ाया था। गाड़ी के करीब पहुंचकर दौलत खान ने दरवाजा खोलकर कहा, बैठो। जैक्सन ने एक नजर दौलत खान को देखा, फिर अंदर बैठ गया। दौलत खान उसके बराबर ही बैठ गया था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं उस वक्त मसलतन ड्राइवर के पास ही बैठा था। दौलत खान ने कहा, एक बहुत अहम मसला दरपेश आ गया है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। मैं समझा नहीं मिस्टर खान। जैक्सन ने कहा, मैडम से तुम्हारी कब से मुलाकात नहीं हुई? 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले मैडम ने मुझसे राब्ता कायम किया था। 3 दिन पहले ये बात नहीं थी जो अब पैदा हो गई है। ये बताओ बाकी लोग कहाँ हैं? आस पास ही मौजूद हैं। ओहो, क्या उन्हें फौरन ही बुलाया जा सकता है या फिर मैडम से बात करोगे उसके बाद उन्हें बुलाओगे? आप जैसा कहें खान साहिब। मैडम ने मुझे हुक्म दिया हुआ है कि आपकी हर हिदायत पर अमल किया जाए। इस गाड़ी में जगह थोड़ी है लेकिन हम कुछ और बंदोबस्त कर सकते हैं। क्या बंदोबस्त किया जा सकता है? ठहरो ठहरो, मैं उन दूसरी गाड़ियों को करीब बुलाता हूँ। तुम फौरन अपने आदमियों को इस जगह तलब कर लो। ये बहुत अच्छा हुआ, ये तो बड़ी आसानी हो गई। इस तरह वो लोग खतरे से बाहर निकल आएंगे। जैक्सन ने एक निगाह दौलत खान को देखा, फिर ट्रांसमीटर निकाल लिया। अजीबो गरीब ट्रांसमीटर था, लंबे से रिमोट कंट्रोल की तरह जिस पर नंबर पड़े हुए थे। उसने एक बटन दबाया और फिर बोला, हेलो रेड। हाँ मिस्टर जैक्सन, कहाँ हो? आपसे दूर नहीं है, आप किसी की गाड़ी में जा रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, दौलत खान साहब की गाड़ी है। मैंने आपको इसमें बैठते हुए देख लिया था। बाकी लोग कहाँ हैं? सब आसपास मौजूद हैं। तो फिर तुम यूं करो कि ये जिम्मेदारियां तुम संभाल लो। सबको इस गाड़ी के आसपास ले आओ। कोई खास बात है मिस्टर जैक्सन? हाँ, इंतजार कीजिए। ठीक है, गुड, वेरी गुड। दौलत खान ने जैक्सन के काम को सराहा और इसके बाद दौलत खान ने उन गाड़ियों को इशारा किया जो उसके अकब में आई थी, यानी उसके अपने आदमियों की गाड़ियां। ये 2 जीपें थीं जिन पर मुसल्लह अफराद मौजूद थे। ये गालिबन दौलत खान की हिफाजत के लिए साथ चलते थे। उनसे काफी फासले पर मैंने अपने आदमियों की गाड़ी देखी। शम्स और बाकिर उसमें मौजूद थे। मेरे आदमी बड़ी खुश उसलूबी से अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। वो दोनों गाड़ियां दौलत खान के करीब आ गईं और इसके बाद मैंने उन 12 लफंगों को देखा जो बिल्कुल जैक्सन ही का सा अंदाज इख्तियार किए हुए थे। उनकी जोलियां लटकी हुई थी और वो फकीर मालूम होते थे। दौलत खान ने हंसकर पूछा, ओए तुम्हारी इन जोलियों में सांप तो नहीं भरे हुए हैं? नहीं खान साहिब, एक भी सांप नहीं है इस वक्त हमारे पास। उनमें से एक ने कहा, और तुम लोग? नहीं, सांप कोई नहीं है हमारे पास। गुड, वेरी गुड, चलो गाड़ी में बैठ जाओ। और सुनो, तुम लोग इनकी हिफाजत के लिए किसी भी समत से होने वाली कोई कोशिश हो उसे तुम्हें नाकाम बनाना है। दौलत खान ने ये अल्फाज अपने मुसल्लह साथियों से कहे थे। जी खान साहिब। जैक्सन ने सरसराते हुए लहजे में पूछा, क्या हमारी जिंदगी को कोई खतरा पेश आ गया है? हाँ, कुछ चोर तुम्हारी ताक में हैं। उन्हें कहीं से मालूम हो चुका है कि तुम लोग रीटा के आदमी हो। जैक्सन ने किसी कदर खौफजदा निगाहों से दौलत खान को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, तो फिर अब हमारे लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है? मैं किस लिए हूँ? जाहिर है रीटा मेरी दोस्त है, मेरी पार्टनर है। मुझ पर इस इलाके में तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आयद होती है। मगर वो कौन लोग हैं खान साहिब जिन्हें हमारे बारे में ये इल्म हो गया है? तुम क्या समझते हो जो काम तुम कर रहे हो वो दूसरों की निगाहों में नहीं आएगा? कभी नहीं आएगा। हम बहुत सौ से टकराते रहे हैं और ये टक्कर हमें जाहिर है दूसरों की निगाहों में भी ले आएगी। अभी तुम लोगों को कुछ दिन तक अंडरग्राउंड रहना होगा और इसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि अपने दुश्मन के खिलाफ क्या कुछ किया जा सकता है। जैक्सन खामोश हो गया। काम ही ऐसा था कि जैक्सन को शुबा नहीं हो सकता था। अभी तक उन लोगों के इल्म में ये बात थी कि रीटा और दौलत खान आपस में एक दूसरे से ताउन करते हैं। चुनांचे इस तरह उन 12 अफराद को बड़े इत्मीनान से चूहेदान में ले आया गया और ये चूहेदान वो था जिसे मैं देख चुका था। यहाँ आने के बाद जब हम तय खाने में पहुँच गए तो दौलत खान ने उन 12 अफराद से कहा, तुम लोगों का हुलिया बहुत खराब हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए पानी वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ, नहा लो और इसके बाद लिबास तब्दील कर लो। ठीक है खान साहिब। दौलत खान ने खुद ही उन लोगों के लिए लिबास मुहैया किए थे जो मकामी थे
اور کرتے شلوار پر مشتمل تھے۔ اس کے علاوہ باقی سہولتیں بھی انہیں پہنچائی تھی۔ بڑا دلچسپ طریقہ کار اختیار کیا تھا دولت خان نے۔ وہ اس کے ممنون کرم تھے کیونکہ اس نے انہیں شدید گرمی وغیرہ سے نجات دلائی تھی جو پہاڑوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا تمام سامان ایک سمت انبار ہو گیا تھا۔ دولت خان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اسے اٹھا کر آرام سے حفاظت خانے میں رکھ دو۔ خان صاحب اگر آپ پسند کریں تو جیکسن نے کچھ کہنا چاہا۔ ٹھیک ہے، ابھی پہلے آرام سے کھانا وغیرہ کھاؤ، اس کے بعد بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ دولت خان بہت ستم ظریف تھا۔ کس آسانی سے ان سارے چوہوں کو پکڑ کر اس نے چوہے دان میں بند کر دیا تھا اور انہیں ان کے ساز و سامان سے کپڑوں سمیت محروم کر دیا تھا۔ یہ ایک ذہانت آمیز چال تھی۔ اگر دولت خان ان سے ان کا سامان مانگتا تو یقینی طور پر کوئی کارروائی بھی ہو سکتی تھی، مقابلہ بھی کر سکتے تھے وہ۔ ظاہر ہے پہاڑوں میں بھٹکنے والے جرم کی دنیا کے لوگ غیر مسلح تو نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی اشیاء بھی ہوں جن کا پہلی نگاہ میں صحیح تجزیہ نہ ہو سکے اور بعد میں وہ خطرناک نکلیں، مگر اس وقت ان کے بدن کی ایک ایک چیز اتروا لی گئی تھی اور لباس بھی اپنے دیے گئے تھے، چنانچہ کسی چیز کا ان کے پاس رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بڑا عمدہ کھانا کھلایا گیا تھا انہیں۔ میں بھی سارے انتظامی کاموں میں دولت خان کے ساتھ شامل تھا۔ جب کھانے وغیرہ سے انہوں نے فراغت حاصل کر لی تو جیکسن نے کہا، کم از کم میڈم کو میں اس نئی صورتحال کے بارے میں اطلاع دے دوں، آپ مجھے میرا ٹرانسمیٹر واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تم آرام کرو، ریٹا سے میں خود بات کر لوں گا، دولت خان نے کہا اور پھر میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر آنے کے بعد اس نے تہ خانے کا دروازہ اسی طرح بند کر دیا۔ تقریباً 15 آدمی یہاں پہنچ چکے تھے۔ دولت خان نے ان لوگوں کو حکم دیا، چپے چپے پر ان لوگوں کی نگرانی کرو، کوئی حرکت نہ کرنے پائیں۔ اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو تم انہیں زخمی کر سکتے ہو۔ کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے انہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہ دی جائے جس سے یہ خودکشی کر سکیں یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے خان صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ بہت بڑا کام ہو گیا تھا۔ میں دولت خان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دولت خان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ انگریز کا بچہ سمجھتا ہے کہ ساری عقل اسی کی کھوپڑی میں ہے۔ دولت خان بے وقوف ہے، گدھا ہے۔ اب اس کا اپنا ہاتھ پاؤں تو ٹوٹ گیا اور اب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ یاقوت خان کا ساتھ پکڑ کر ہمارے خلاف کیا کر سکتا ہے۔